सुप्रभात मित्रों, प्रकाश एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। 27 अक्टूबर 2023 को समसामयिक विषयों से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को किया है शामिल। और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाभकारी हो सकते हैं। सेशन शुरू करने से पहले आज देखते हैं कि 27 अक्टूबर को ऐसा कौन सा दिवस मनाया जाता है और अपने लिए क्यों महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। मैं इस प्रश्न की शुरुआत करूं उससे पहले आज बताता हूं कि आज 27 अक्टूबर है। 27 अक्टूबर 2023 कौन सा दिवस मनाया जाता है? इन्फेंट्री दिवस। इन्फेंट्री दिवस को हिंदी में सेना दिवस कहते हैं। सेना से संबंधित दिवस है और 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। थोड़ी पृष्ठभूमि के बारे में बताता चलूं कि अक्टूबर 1947 को जब कबायली आक्रमण कर रहे थे जम्मू एंड कश्मीर पर, जब वहां के तत्कालिक जो सरकार कह सकते हैं, जो महाराजा उस समय हुआ करते थे हरि सिंह, उन्होंने तत्कालिक समय में भारत सरकार से मदद मांगी थी और भारत की इन्फेंट्री ने वायुसेना के सहयोग से कबायलियों को वापस उनके देश में कह सकते पाकिस्तान में वापस खदेड़ दिया था। और इसी के उपलक्ष्य के अंदर 27 अक्टूबर को इन्फेंट्री दिवस मनाया जाता है। जान लेते हैं कि इसके अलावा 15 जनवरी को सेना दिवस भी मनाया जाता है। सेना दिवस क्यों मनाया जाता है? तो सेना दिवस इसलिए मनाया जाता है कि भारत आजाद होने के बाद जब पहले हमारे जो जनरल बने थे उनका नाम था जनरल करियप्पा, तो करियप्पा ने जो ब्रिटिश जो जनरल थे उन्होंने से वहां से वापस क्या ली थी, उसकी कमान सेना की ले ली थी। और उसी के संदर्भ में 15 जनवरी को हमारा सेना दिवस भी मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आज की सीरीज का पहला प्रश्न और देखते हैं कि आज क्या महत्वपूर्ण है अपने लिए। तो देखते हैं कि हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग ने किस अभिनेता को अपना नेशनल आइकॉन बनाया है। नेशनल आइकॉन वो व्यक्ति होते हैं, वो सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं, चाहे वो कलाकार हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे राजनीतिक हस्ती हो, जिनकी बात लोग अक्सर मानते हैं, जिसमें कह सकते हैं कि कभी कभी अभिनेता अमिताभ बच्चन हो या कोई और खिलाड़ी हो, जो समय समय पर मतदान दिवस के बारे में हमें जानकारी देते रहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपना मतदान को करें। और इसी के संदर्भ के अंदर मैं आपको बता दूं कि इसका जो आंसर होने वाला है राजकुमार राव। राजकुमार राव को अभी जो अपना जो चुनाव आयोग है उसने अपना नेशनल आइकन बनाया है। राजकुमार राव को ही क्यों आइकॉन बनाया गया, इसके बारे में इसकी पृष्ठभूमि बता दूं कि राजकुमार की एक मूवी है जिसमें उन्होंने जो अपना जो छत्तीसगढ़ का कह सकते हैं या जो नक्सली प्रोन जो एरिया है वहां पे ऐसी कोई स्थितियां बन गई थी जहां पे लोग जो है वो डर रहे थे कह सकते हैं या मतदान के प्रति उदासीन थे। उन लोगों को प्रेरित करके, उनको प्रोत्साहित करके और मतदान स्थल तक ले जाने का कार्य उस मूवी में राजकुमार राव करते हैं। और उसी को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग ने उनको इनका कह सकते हैं कि आइकन बनाया है। अब आप देख पा रहे हैं कि न्यूटन उनकी मूवी थी, छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चुनाव कराने वाले अधिकारी की भूमिका उन्होंने निभाई थी। और छत्तीसगढ़ विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं अभी देखा जा रहा है कि भारत के अंदर अभी वर्तमान में 5 जो राज्य हैं वहां पे चुनाव होने अभी बाकी हैं, या कह सकते हैं कि निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों के अंदर चुनाव करवाने की क्या करी है, अधिसूचना जारी करी है, जिसके अंदर कह सकते हैं कि राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, इसके अलावा तेलंगाना है और मिजोरम है। 5 ऐसे राज्य हैं जहां पे निर्वाचन आयोग चुनाव करवाने वाला है। देखते हैं कि वर्तमान में मुख्य जो चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है, तो उनका नाम है राजीव कुमार। चुनाव आयोग की अगर स्थापना की बात करें तो जब भारत जब आजाद हुआ तब 25 जनवरी 1947 को ही चुनाव आयोग की स्थापना कर दी गई थी। भारत के पहले जो मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त थे उनका नाम था मिस्टर सुकुमारन सेन। सुकुमार सेन जो थे वो भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे। जान लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य फैक्ट्स। मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में है राजीव कुमार। अगर क्रम से देखा जाए कि भारत के ऐसे कौन से चुनाव आयुक्त हैं जिनका अभी कह सकते हैं कि मेरिट में उनका 25वां स्थान आता है, तो ये जो है 25वें नंबर के अगर मुख्य चुनाव आयुक्त है तो वो कौन है? राजीव कुमार है। इसके अलावा 2 ऐसे चुनाव आयुक्त और होते हैं, एक का नाम अरुण कुमार है, ये जो सारे हैं ये अब ये जो दोनों चुनाव आयुक्त हैं ये सारे के सारे अपना कार्य जो है कह सकते हैं कि देश भर के अंदर चुनाव करवाने की प्रक्रिया के अंदर अपना योगदान देते हैं। उन्हीं के द्वारा ही चुनाव आयोजित करवाए जाते हैं। अगर देखी जाए कि इनकी नियुक्ति के बारे में,
नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। कितने साल के लिए होती है? 6 साल। 6 साल के लिए नियुक्ति होती है। और अगर एज देखी जाए तो 65 वर्ष। या तो उनके 65 साल पूरे हो जाए या उनका कार्यकाल 6 अगर साल पूरा हो जाता है तो इनका कार्यकाल स्वतः ही समाप्त हो जाता है। उनको उसी रीति से हटाया जाता है जिस प्रकार से भारत के न्यायाधीश को भी हटाया जाता है। तो ये सारी चीजें आपने जानी कि पहले प्रश्न के माध्यम से कि वर्तमान के अंदर अभी जो भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसने अपना जो नेशनल आइकॉन किसको घोषित किया है? तो राजकुमार राव को किया है। उनकी फिल्म एक न्यूटन थी जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ के अंदर मतदान अधिकारी के तौर पे उस पिक्चर में वो काम करते हैं, उसी को प्रेरित होकर क्या कह सकते हैं, उसे उसको देख करके निर्वाचन आयोग ने उनको जो है वो नेशनल आइकॉन बनाया है। इसके अलावा जो सारी जानकारी आपने ये जानी कि निर्वाचन आयोग की जो प्रक्रिया कैसी होती है, मैं एक चीज और बताता चलूंगा आपको। अनुच्छेद 324(2) के अंदर निर्वाचन आयोग व इसके सदस्यों के बारे में चीजें उल्लिखित है। तो ये अपने, क्योंकि ये संवैधानिक पद है और संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसका जो आर्टिकल है वो 324(2) के अंदर इसकी सारी चीजें आपको बताई गई है। चलिए जान लेते हैं दूसरा प्रश्न। ग्लोबल टीचर प्राइज में टॉप 10 में शामिल शिक्षक दीप नारायण का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो अभी जो ग्लोबल टीचर प्राइज के तौर पे अगर 10 व्यक्तियों को अभी तक शॉर्ट लिस्टेड किया, उसके अंदर भारत के ही एक पश्चिमी बंगाल के रहने वाले एक टीचर हैं, उनको इस पुरस्कार के अंदर शॉर्ट लिस्टेड किया गया। अगर ये पुरस्कार वो जीत जाते तो काफी भारी भरकम राशि करोड़ों के रूप में उनको प्रदान की जाएगी। देखते हैं उनका नाम के बारे में। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं उनका संबंध पश्चिमी बंगाल से है। नाम के बारे में अगर आप पूछना चाह रहे हैं तो मैं आपको बताता चलूं, इनका जो नाम है वो है दीप नारायण। कुल प्रतिभागी जो देश है वो 130 है, जिसके अंदर भारत के जो ये व्यक्ति हैं, जो टीचर हैं, उन्होंने अपनी जगह 10 तक तो वहां पे बना ली है। इसके बाद आगे का जो कंपटीशन शुरू होगा। पुरस्कार की अगर राशि की बात करें तो भारी भरकम राशि 8.3 करोड़ की राशि जीतने वाले व्यक्ति को प्रदान की जाएगी। पुरस्कार किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो ये पुरस्कार ब्रिटेन की वक्री फाउंडेशन यूनेस्को, इसके अलावा संयुक्त रूप से दिया जाता है यूएई स्थित एनजीओ दुबई केयर्स के साथ मिलकर के इनको दिया जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि इनका योगदान क्या है। तो इनका योगदान है कि एक आदिवासी मांझू समुदाय से ही है और वहां पे निःशुल्क क्या चलाते हैं? स्कूल चलाते हैं। तो नारायण आसनसोल के तिलका मांझी आदिवासी निःशुल्क स्कूल को क्या करते हैं? संचालित कर रहे हैं और इसीलिए उनको वहां पे शॉर्ट लिस्ट किया है और वर्तमान में भी 10 लोगों के अंदर है। और अगर ये पुरस्कार भारत के व्यक्ति अगर जीत लेते हैं तो उनको एक 8.3 करोड़ के आसपास की उनकी राशि उनको प्रदान की जाएगी। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। भारतीय नौसेना ने किस राज्य में सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का क्या किया? आपने आयोजित किया गया। तो ये जो आयोजन किया गया, ये किया गया कौन सी जगह पे? ये किया गया आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के अंदर काकीनाडा नाम की एक जगह, जहां पे नेवल कह सकते हैं कि नेवल जो है पूरी की पूरी समुद्री तटीय के आसपास ही रहती है। तो आंध्र प्रदेश भी उन्हीं राज्यों के अंदर शामिल है जहां पे सी लगता है, बॉर्डर लगता है। कौन सा? जल सेना का। और सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान 23 अक्टूबर को, अभी अक्टूबर 2023 में काकीनाडा में इसको आयोजित किया गया। और अगर बात करें कि यहाँ पे नौसेना की कौन सी कमान इसमें भाग लिया, किसने इसको कंडक्ट कराया, तो पूर्वी जो नौसेना की जो कमांड है उसने इसको क्या किया है? यहाँ पे कंडक्ट कराया। रजनी शर्मा के नौसेना के प्रभारी अधिकारी थे, उन्होंने आंध्र प्रदेश में इसका क्या किया? कंडक्ट कराया। अब देख लेते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो अपतटीय विकास क्षेत्र में ओडीए के आकस्मिक क्षेत्रों से निपटने के लिए, सुरक्षा तंत्र को और ज्यादा मजबूत करने के लिए, इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं के अंदर भी नेवी ज्यादा से ज्यादा सहयोग करती है। जब इस प्रकार का कोई संकट आ जाता है तो नेवी ये देखती है कि हर बार लोगों के साथ में, लोगों के सामंजस्य से ऐसे प्रयास या ऐसे अभ्यास कंडक्ट करवाती रहती है। इसके अलावा अगर जाने कि नेवी के अभी वर्तमान में चीफ कौन है, तो नेवी के जो चीफ है उनका नाम है आर हरि कुमार। अगर नेवी की कमान के बारे में बात करें, जिसमें आपने नौसेना की पूर्वी कमान के बारे में तो जाना, इसके अलावा उनके एक दक्षिणी कमान है, उसके अलावा एक उनकी पश्चिमी कमान है। तो नौसेना के पास में 3 कमान है। अभी हाल ही के अंदर एक इंटीग्रेटेड कमांड के बारे में भी चर्चा चल रही है, जिसके अंदर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के एक इंटीग्रेटेड कमांड बनाई जाएगी और उसकी जो लीड करेंगे या उसकी जो अध्यक्षता करेंगे, उन किसके डायरेक्शन पे चलेंगे, तो उनका नाम होगा सीडीएस, चीफ डिफेंस स्टाफ, जो वर्तमान में अभी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। तो ये आपने इस प्रश्न के माध्यम से जाना। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। किस पीएसयू ने 6 स्कूलों में बुनियादी ढांचे का विकास करने के लिए विवेकानंद केंद्र विद्यालय अरुणाचल प्रदेश ट्रस्ट के साथ में एक समझौते पर हस्ताक्षर उन्होंने
करे हैं। तो मैं आपको इसका आंसर बता दूं, इस जो कंपनी है इसका नाम है एनटीपीसी। और हाल ही के अंदर जब विश्व के अंदर कह सकते हैं कि कार्य कुशलता के तौर पे देखा जाए, और एक पुरस्कार से भी इनको नवाजा गया था विश्व के अंदर की कार्य नियुक्ता के अंदर एक ही कंपनी भारत की शॉर्ट लिस्टेड हुई थी। 730 कंपनी जो वर्ल्ड के अंदर थी, जिसके अंदर नाम आया था किसका, एनटीपीसी का। तो एनटीपीसी जो है सीएसआर के थ्रू, जो सामाजिक सरोकार से जो जुड़े हुए विषय होते हैं, जो मुद्दे होते हैं, जिसके अंदर कंपनी अपना 2%, कंपनी अपनी शुद्ध आय का या कह सकते हैं टर्नओवर का 2% जो है पैसा सामाजिक सरोकारों के लिए खर्च करती है। और उसी के संदर्भ के अंदर पीएसयू ने 6 स्कूलों के अंदर बुनियादी ढांचे को और ज्यादा विकसित करने के लिए विवेकानंद जो विद्यालय थे वहां पे अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो स्थित है, वहां पे उन्होंने एमओयू करा है। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य फैक्ट्स। नेशनल थर्मल पावर प्लांट जो कॉर्पोरेशन एनटीपीसी ने अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जवाबदारी, जिसको सीएसआर बोलते हैं, 6 स्कूलों में बुनियादी ढांचे को और ज्यादा विकसित करने के लिए अरुणाचल प्रदेश ट्रस्ट वीएपीटी के साथ में मिलकर के हस्ताक्षर उन्होंने क्या करें, हस्ताक्षर करें। अगर एनटीपीसी की स्थापना के बारे में बात करें तो 7 नवंबर 1995 को इसकी स्थापना हुई। और एक पीएसयू है, पीएसयू का मतलब आप समझ सकते हैं ये सार्वजनिक उपक्रम है। और इसका जो संचालन होता है वो किसके हाथ में रहता है, सरकार के हाथ में रहता है। और सरकार को इसका ज्यादा से ज्यादा क्या मिलता है, लाभांश मिलता है। हालांकि सरकार अभी विनिवेश कर रही है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या कर सकते हैं कि विनिवेश कर रही है, तो विनिवेश के जरिए सरकार कुछ अपनी हिस्सेदारी प्राइवेट सेक्टर को भी सौंप रही है। कारण क्या हो सकते हैं, कभी चर्चा करेंगे उसके बारे में कि सरकार के भारी भरकम जो ऐसे खर्चे होते हैं जिसकी वजह से पीएसयू ज्यादा अच्छा लाभ नहीं कमा सकती, तो क्यों ना कुछ हिस्सा निजी हाथों में छोड़ दिया जाए, जिसकी वजह से ये कंपनियां प्रॉफिट में काम करना शुरू कर दें। चलिए, अगर मुख्यालय की बात करें तो न्यू दिल्ली में इसका जो है मुख्यालय, और यहाँ पे 6780 मेगावाट में स्थापित बिजली के 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में 22 परिचालन परमाणु रिएक्टर भी किसके माध्यम से किए जा रहे हैं, एनटीपीसी के द्वारा ही किए जा रहे हैं। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। जीटेक्स ग्लोबल 2023 किस शहर में क्या होने वाला है, आयोजित होने वाला है। तो जीटेक्स जो है वो 2023 में किस में आयोजित होने वाला है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा कौन सा, दुबई। तो दुबई के अंदर जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा कह सकते हैं कि स्टार्टअप ये होगा। और दुबई के अंदर 20 अक्टूबर का इसका आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विषय था कि हर चीज में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हर जगह चर्चा हो रही है। और कह सकते हैं थोड़े दिनों बाद में मानव की जगह क्यों ना एआई को वो स्थान दे दिया जाए, लेकिन मानव की तुलना एआई कभी भी नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी कार्य कुशलता को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए एआई का इस्तेमाल सभी लोग या कह सकते हैं सभी देश बखूबी से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी के संदर्भ के अंदर जेटेक्स जो ग्लोबल समिट है 2023 की, वो अभी 16 अक्टूबर से लेकर के 20 अक्टूबर के मध्य दुबई में आयोजित इसको किया गया। और इसका जो कह सकते हैं वाक्य है, ये इसकी जो मूल भावना थी वो थी कि हर चीज में एआई की कल्पना के बारे में सोचना या विचार करना। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि बिम्स्टेक के महासागरीय का पद संभालने वाले पहले भारतीय कौन से अधिकारी रहे हैं। बिम्स्टेक जो है वो एक क्षेत्रीय संगठन है। सार्क की जब मौजूदगी कह सकते हैं, सार्क का जब अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, क्योंकि उसका जो सबसे बड़ी वजह कह सकते हैं वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान बार बार अड़ंगे लगाता रहा और इसी की वजह से भारत ने जो है बिम्स्टेक नामक एक नया संगठन बनाया, जिसमें हमारे पड़ोसी देश शामिल हैं और वो भी बखूबी से कार्य कर रहा है। और सार्क को पुनर्स्थापित कह सकते हैं, सार्क की उसको प्रतिस्थापित कर दिया किसने, बिम्स्टेक ने कर दिया है। और उसी के संदर्भ में सवाल आपसे पूछा गया कि इसके जो है वो अभी अधिकारी कह सकते हैं कौन किसको बनाया गया, तो उनका नाम है इंद्रमणि पांडे। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में कुछ। वरिष्ठ राजनयिक इंद्रमणि पांडे 7 देशों का जो समूह बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन जो ये संगठन बनाया गया है, इसके जो है अगले महासचिव कौन होंगे, इंद्रमणि पांडे होंगे। बिम्स्टेक के अंदर भारत है, श्रीलंका है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, थाईलैंड है, नेपाल है और भूटान है। स्थापना की बात करें तो 1997 की इसमें इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बांग्लादेश में स्थित है, बांग्लादेश में ढाका जहां की राजधानी है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न के बारे में अगर आप जाने तो भारत को प्राकृतिक रबर उत्पादक देशों का जो संघ बनाया गया उसमें हाल ही में उसको क्या चुना गया, अध्यक्ष चुना गया। भारत के प्रतिनिधि के तौर पे किसको क्या बनाया गया है, इसका अध्यक्ष बनाया गया। तो ये जो आंसर जाता है वो जाता है एम वसंत गेसन को। अब देखा जाए कि भारत जो है उन चुनिंदा देशों के अंदर शामिल है जहां पे सबसे ज्यादा विश्व के अंदर रबड़ का उत्पादन किया जाता है। भारत का नंबर जो है वो 4था है। और अगर बात करें पहले नंबर की तो भारत से पहले जो है वो थाईलैंड, विश्व का सबसे ज्यादा रबड़ उत्पादन करता जो देश है उसका नाम है थाईलैंड। वो विश्व का 70% के आसपास उसको उत्पादित करता है।
अगर भारत की बात करें तो भारत जितना चौथे नंबर पे तो है, लेकिन अपनी जरूरतों को अगर देखा जाए तो उसकी जरूरतें बहुत ज्यादा है, जिसकी अगर देखा जाए तो 40% के आसपास वो अपना क्या करता है, रबड़ का बाहर से आयात करता है। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ बेनिफिट। एएनपीआरसी 1970 में स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। अगर सदस्य देशों की अगर बात करें तो यहाँ पे 13 सदस्य देश है, जहां पे सबसे ज्यादा बहुतायत मात्रा के अंदर रबड़ का उत्पादन किया जाता है। देख लेते हैं भारत के पड़ोसी देश। भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, पपुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम। ये जो 13 देशों का जो संगठन है, इसी को अंतरराष्ट्रीय संगठन एएनआरपीसी के नाम से इसको जाना जा रहा है, जिसकी स्थापना 1970 में हुई थी। मुख्यालय की अगर बात करें तो मलेशिया के अंदर इसका मुख्यालय है। और विश्व में सबसे बड़ा अगर उत्पादक अगर कोई देश है तो मैंने आपको बताया कि थाईलैंड है, जबकि भारत का स्थान कौन सा है, चौथा या पांचवा है। अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि पहले चौथा था और अभी के जो डेटा आए हैं उसके हिसाब से उसको पांचवा बताया जा रहा है, लेकिन 4 या 5 दोनों में से एक हो सकता है। वैश्विक स्तर पे अगर प्राकृतिक रबड़ का अगर दूसरा सबसे बड़ा अगर उपभोक्ता के तौर पे जाए, सबसे ज्यादा अगर कंज्यूम अगर रबड़ को सबसे ज्यादा कौन करता है तो भारत करता है, नंबर 2 उपभोक्ता है। अगर बात करने वाले हैं कि केरल की बात अगर ये करें कि सबसे ज्यादा भारत के अंदर ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा रबड़ उत्पादित करता है, तो उस राज्य का नाम दक्षिणी राज्य है, जिसका नाम केरल है। सबसे ज्यादा रबड़ वहीं पे उत्पादित होता है। भारत अपनी जरूरत का कितना करता है, 40% के आसपास का क्या करता है, आयात करता है। इसके अलावा 60% की जो उसकी आपूर्ति है वो स्थानीय से ही हो जाती है। भारत में उसका चौथा स्थान है विश्व में, जहां पे रबड़ सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में किया जाता है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हम देखते हैं बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास 2024 भारतीय नौसेना द्वारा किस स्थान पे इसको क्या किया गया, कंडक्ट यहाँ पे इसको किया गया है। तो इसका जो आंसर चला जाता है वो चला जाता है विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम जो है वहां पे पश्चिमी कमांड है। तो और पश्चिमी कमांड मैंने आपको पहले बताया था कि नौसेना के अंदर 3 कमांड है, जिसमें पश्चिमी है, इसके अलावा दक्षिणी है और एक कौन सी होगी, मध्य होगी। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य फैक्ट्स। 2024 में विशाखापत्तनम में आयोजित होने वाले मिलान 24 बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास 2023 की मेजबानी करने वाला है। और इस संबंध के अंदर पूर्वी नौसेना कमांड, जहां पर मैंने आपको बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसको क्या किया, इसका प्लानिंग इसकी करी गई थी। अब देख लेते हैं नेवल चीफ के बारे में। आर हरि कुमार इसके नेवल चीफ है। और नौसेना की जो 3 कमांड है, जिसमें आपको बता रहा था कि विशाखापत्तनम इसकी पूर्वी है, इसके अलावा पश्चिमी है वो मुंबई में है, और दक्षिणी इसकी कौन सी है, कोच्चि में है। तो 3 कमांड ने, पूर्वी की बात करें तो विशाखापट्टनम है, दक्षिणी की बात करें तो कौन सी होगी, यहाँ पे हो गई कोच्चि, और पश्चिमी होगी कौन सी होगी, मुंबई होगी। तो तीनों ये समुद्र तट के लगने वाले क्या है, राज्य हैं। ये ऐसे शहर हैं जहां पे इन कमांडों को स्थापित किया गया है। इंटीग्रेटेड कमांड के बारे में ऑलरेडी बता ही चुका हूं कि प्रक्रियाधीन है, और जब ऐसी बन जाएगी उसके बाद में सीडीएस इसका नेतृत्व करने वाले हैं। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। सरकार हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हुडको में अपनी कितनी प्रतिशत की जो हिस्सेदारी है उसको क्या करने वाली है, उसको बेचने वाली है। हुडको के बारे में आपको बताऊं कि कुछ जानकारी मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि यहां पर जो है, ये देखिए आप, भारत सरकार ने निर्धारित बिक्री के माध्यम से 7% के आसपास इन्होंने क्या कि हुडको का बेचने का किया है। इसमें आपको मैं बताता चलूं कि विनिवेश, मैंने आपको पहले भी बताया था कि विनिवेश इसमें ऐसा होता है कि सार्वजनिक वितरण से संबंधित या सार्वजनिक क्षेत्र की जितनी भी कंपनीज है जो सामान्यतः घाटे में चलती है, तो सरकार कुछ हिस्सा उनका प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे देती है, जिससे उनका जो संचालन है और ज्यादा बेहतर हो सके और कंपनी प्रॉफिट में आ सके। इसीलिए हुडको की 7% की जो इक्विटी है उसको बेचने का निर्णय सरकार ने लिया है। स्थापना की बात करें अगर हुडको की, तो 25 अप्रैल 1970 को इसकी स्थापना की गई थी, जबकि इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में हो गया। मैं आंसर बताना आपको आगे चला गया तो इसका जो आंसर होने वाला था वो 7%, और 7% अपनी इक्विटी जो है वो कंपनी बेचने वाली है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। पंजाब के किस गांव को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का खिताब उसको मिला है? तो पंजाब के अलावा अपना गुजरात का भी एक धोरडा गांव है, उसको पर्यटन के क्षेत्र के अंदर UNWTO के माध्यम से उसको भी सम्मानित किया गया है। तो हाल ही के दौरान पर्यटन जो विभाग है या कह सकते हैं पर्यटन जो मंत्रालय, उसके द्वारा सरकार के भी बहुत सारे ऐसे प्रयास रहते हैं जिसके अंदर गांवों को और ज्यादा क्या किया जाए, सजाया संवारा जाए। और उसी के क्रम के अंदर पंजाब का एक छोटा सा गांव है, उस गांव का नाम है नवापिंड सरदारन। तो नवापिंड सरदारन जो गांव है, नवापिंड पंजाब के अंदर जो है, वो पिंड किसको बोला जाता है, पिंड बोला जाता है गांव को। तो नवा का मतलब नया और ये गांव, ये इसी पंजाबी का अगर आप हिंदी में अगर क्या करें अनुवाद करें तो इसका ये हो जाता है। और सरदारन का मतलब सरदार, जो वहां पे सरदार रहते हैं उनका ये नया पिंड, ये गांव है।
चलिए जान लेते हैं इसके बारे में कुछ। तवापिंड सरदारा गांव को हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 के खिताब से इसको नवाजा गया। बात करते हैं इसके बारे में क्या क्या होता है इसके अंदर। यूएनडब्ल्यूटी के द्वारा गुजरात के धोरडो गांव को भी सर्वश्रेष्ठ गांव के रूप में पहचाना गया और उसको भी नामित किया गया। बात कर लेते हैं कि पंजाब के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो उनका नाम भगवंत मान है, और अगर राज्यपाल की बात करें तो उनका नाम बनवारी लाल पुरोहित है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में वायुसेना में एयर मार्शल बनने वाली दूसरी महिला सैन्य अधिकारी कौन है। वायुसेना के अंदर इस बार इतिहास तो ऑलरेडी पहले से लिखा जा चुका था, और अभी वर्तमान के अंदर तो वायुसेना की बात करें, चाहे थल सेना की बात करें, चाहे जल सेना की, नेवी की बात करें, कि सभी के अंदर सभी जो कह सकते हैं विमेन जो कैटेगरी होती थी उसके अंदर महिलाओं को पहले परमानेंट कमीशन नहीं दिया जाता था, लेकिन वर्तमान में भी उनको स्थायी कमीशन भी दिया जाने लगा है। और शैलेजा धामी एक वायुसेना के अफसर हैं जिनको अभी क्या दिया गया, फील्ड पोस्टिंग के अंदर वहां पे उनको कमान संभाली गई है। इसके अलावा एक शिवा जो है थापा है, उनको भी कमांड दी गई है। और बहुत सारी अवनी चतुर्वेदी, मोहना सिंह जैसी बहुत सारी ऐसी महिला पायलट हैं जो लड़ाकू विमानों को भी संचालित करते हैं। और इसी के क्रम के अंदर देखा जा रहा है कि भारत की एक महिला है जिनको वायुसेना में एयर मार्शल के पद तक अभी तक वो पहुंची है। वो कैटेगरी कौन सी थी, वो थी हॉस्पिटल कैटेगरी, जहां पे नर्सिंग जो सेवा है, ये कह सकते डॉक्टर्स की जो सेवा है, उसमें यहां से उनको पद से इनको नवाजा गया है। उनका जो नाम है, उनका नाम है भी है साधना सक्सेना नायर। साधना सक्सेना के जो हस्बैंड है वो भी आप कह सकते हैं एयरफोर्स के अंदर डॉक्टर रहे हैं, और उसके बाद में इनको भी साधना सक्सेना को भी एयर चीफ कह सकते हैं कि मार्शल की उपाधि उनको प्राप्त करी गई है। मेडिकल अधिकारी है साधना। इससे पूर्व ये उपलब्धि एयर मार्शल पदम्बा बंदोपाध्याय ने भी क्या करी थी, हासिल करी थी 2002 के अंदर। 2002 के अंदर पद्मा बंदोपाध्याय नाम की एक महिला लेडीज अफसर थी, उनको भी इस पुरस्कार से कह सकते हैं इस पद से उनको नवाजा गया था। कौन सी थी, एयर मार्शल रैंक से उनको नवाजा गया था। और वर्तमान में हॉस्पिटल सर्विस की डीजी है, डायरेक्टर जनरल बनने वाली पहली महिला एयर मार्शल है। और अगर बात करेंगी अभी वर्तमान के अंदर वायुसेना के जो चीफ कौन है, उनका नाम है कौन सा, वीआर चौधरी। और अगर बात थोड़ी सी और आगे मैं आपको बढ़ाऊं तो यहाँ पे वायुसेना की जो कमान है, तो वायुसेना की जो कमान है टोटल कितनी है, 7 है। नौसेना की बात करी जाए तो नौसेना के अंदर कमान कितनी है, 3 है, जिसमें पूर्व है, पश्चिमी है और दक्षिणी है, जिसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इसके अलावा अगर सेना की बात करें तो सेना की है 7 कमांड। अगर बात करें वायुसेना की, कमांड है 7। बात करें नेवी की तो कमान है कितनी, 3। तो सबसे कम कमान वाला अगर कोई भी कह सकते हैं कि सेना है, वो कौन सी है, वो है नेवी। तो 7 कमान आर्मी के पास में, 7 कमान वायुसेना के पास में, और 3 कमान है। अभी इंटीग्रेटेड कमान की भी बात चल रही है, और इसके लिए जो है 3 प्रकार की कमांडों को बनाया जाएगा, जिसके अंदर एक पाकिस्तान को हैंडल करेगी, एक करेगी चाइना को करेगी, और तीसरी करेगी कौन सा, वो करेगी मेरिसीन को। यह कह सकते हैं समुद्री सीमा को जो टैकल करने वाली जो कमांड होगी वो ये होगी। अगर पाकिस्तान को हैंडल करने वाली जो कमान होगी वो थल सेना की होगी। इसके अलावा इसका जो हेडक्वार्टर होगा वो कौन सा होगा, जयपुर होगा। और जो अगर चीन को जो टैकल करने वाली है वो कहां पे होगी, वो है लखनऊ में। और एक करने वाली है कौन सी, नेवी की, जो करेगी समुद्री सीमा को। ये 3 प्रकार की अभी थिएटर कमांड बनाने की भी चर्चा जोर शोर से चल रही है। और उसको टैकल करने का काम करेंगे तो वो कौन करेंगे, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड है अनिल चौहान। इससे पहले अगर सीडीएस की बात करें तो पहले भारत के सबसे पहले जो सीडीएस रहे हैं उनका नाम है जनरल विपिन रावत, जो किसी एक हेलीकॉप्टर की दुर्घटना हुई थी उसके अंदर उनकी डेथ हो गई थी। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में चर्चित अनुभव पोर्टल किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है। तो मैं इसका आंसर बताता आपको चलो कि कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित है, जिसके अंदर सभी प्रकार की जो दिक्कतें कार्मिकों की हो सकती है, लोक शिकायत होती है या पेंशन से संबंधित जो इश्यूज होती हैं, उनको क्या करना है, उनको सोल्व करने का, रिजोल्व करने का कार्य अगर कोई पोर्टल कर रहा है तो उस पोर्टल का नाम कौन सा है, अनुभव पोर्टल, जो हाल ही के अंदर केंद्रीय सरकार ने उसको क्या किया, लॉन्च किया है। पेंशन और वेतन पेंशन भोगी कल्याण विभाग के द्वारा न्यू दिल्ली के अंदर अनुभव पुरस्कार 2023 के समारोह में उनकी मेजबानी कर रहा है। इसका जो कार्य होगा जो कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय संबंधित है, ये पोर्टल 2015 में प्रधानमंत्री के माध्यम से लॉन्च किया गया था। इसको और ज्यादा क्या कर दिया, रीबूस्ट कर दिया गया, इसको और जिस इसके अंदर डिजिटल कर दिया है इसको,
इसके अलावा इंटीग्रेटेड फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम को इसमें क्या कर दिया, जोड़ दिया। अगर अपने अनुभवों का रिकॉर्ड छोड़ने के माध्यम से इसको प्रोत्साहित करने का कार्य इस पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया? तो महिला सारथी का उद्घाटन का कह सकते हैं, सारथी का मतलब जो रथ चलाने वाला, जो महाभारत के नाम से उनका कह सकते हैं, महाभारत के अंदर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन का रथ चलाया था। और बात यहाँ पे सारथी दूसरे की हो रही है, तो सारथी दो होते हैं, एक तो होता है ड्राइवर और एक होता है कंडक्टर। तो सारथी जो है वो रथ को खींचने वाला, सबकी डायरेक्शन में चलने वाला, उसी के नाम से इसको जाना गया है। और वर्तमान के अंदर उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पे सारथी जो है एक मिशन को लॉन्च किया गया वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अयोध्या में मिशन महिला सारथी का उद्घाटन करा। और योजना के तहत राज्य परिवहन निगम की 51 बसों के संचालन के लिए महिला ड्राइवरों और कंडक्टरों को क्या किया है, उनको नियुक्त किया गया है। ये तो होगी इसके बारे में बात। अगर यूपी के बारे में बात करें तो कह सकते हैं कि पूरे भारतवर्ष के अंदर सबसे ज्यादा जिलों वाला अगर कोई स्टेट है तो वो कौन सा है, यूपी है। यूपी में जिलों की संख्या कितनी है, 75 है। उसके बाद में नंबर 2 किसका आता है, 52 का आता है, जो किसके पास में, मध्य प्रदेश। हालांकि राजस्थान में भी जिलों की घोषणा होगी, लेकिन उसके बाद जैसे ही परिश्रमण हो जाएगा उसके बाद में आंकड़े चेंज हो जाएंगे। लेकिन वर्तमान में कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जिलों वाला अगर प्रदेश कौन सा है भारतवर्ष में तो वो यूपी है। जानते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में लेज ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? अभी थोड़े दिनों पहले जो है पूमा ने किसको बनाया था, मोहम्मद शमी को बनाया था, जिन्होंने 2023 के जो अभी वर्तमान में आईपीएल 2023 हुआ था उसके अंदर उन्होंने पर्पल कैप जीती थी, क्योंकि सबसे ज्यादा विकेट जो टैकर जो है गेंदबाज कौन थे, मोहम्मद शमी थे। इसी के क्रम के अंदर जो लेज कंपनी है, जो किसकी कंपनी है, ये पेप्सिको कंपनी की है। पेप्सिको एक ब्रांड है, उसी का एक ब्रांड है जिसको कौन सा कहा जाता है, लेज कहा जाता है। लेज एक चिप्स है और उसी को, उसके ब्रांड को प्रमोट करने के लिए हमारे बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, वर्तमान में आईपीएल में खेल भी रहे। सबसे ज्यादा अगर किसी भी इवेंट में या कह सकते हैं सभी फॉर्मेट के अंदर खिताब देने वाले अगर कोई पूर्व कप्तान है, उनका नाम महेंद्र सिंह धोनी है। तो उनको इस ब्रांड से क्या किया गया है, उनको इनरोल किया गया है, उनके साथ में एमओयू किया गया है। देख लेते हैं उनके कुछ रिकॉर्ड्स। महेंद्र सिंह धोनी को किया है, लेज ब्रांड की स्वामित्व रखने वाली कंपनी पेप्सिको का उनका बनाया गया। इसके अलावा उन्होंने टेस्ट चैंपियनशिप, भारत जो है वो टेस्ट के अंदर उनकी कप्तानी के समय नंबर 1 भी बना था। इसके अलावा वो वर्ल्ड कप 2011 में उनकी कप्तानी में वर्ल्ड कप जीता था। इसके अलावा 2007 के अंदर उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जो पहला था, कह सकते हैं कि आईसीसी के द्वारा, आईसीसी जो है उसके द्वारा वर्ल्ड कप पहला जो 2007 के अंदर जो आयोजित किया गया था, उसका पहला विजेता अगर कोई बना था तो भारतवर्ष बना था, पाकिस्तान को हरा करके। उसके बाद उन्होंने 2011 के अंदर क्या जीता, वर्ल्ड कप जीता, और उन्होंने टेस्ट जो चैंपियनशिप थी उसको भी जीता है। तो तीनों फॉर्मेटों के जो विजेता बने हैं और किसकी कप्तानी में बने हैं, उनका नाम महेंद्र सिंह धोनी है। और इसके अलावा वो चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते हैं और चेन्नई सुपर किंग ने अभी तक जो है वो 5 बार आईपीएल का खिताब भी उन्होंने जीत लिया है। ये सारी चीजें आपने महेंद्र सिंह धोनी के बारे में या क्रिकेट जगत के बारे में जाननी। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखा जा रहा है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड हुडको के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका जो नाम है, उनका नाम है संजय कुलश्रेष्ठ। अभी मैंने आपको पिछले प्रश्न के माध्यम से बताया था कि हुडको की 7% की जो इक्विटी है उसको केंद्र सरकार ने बेचने का निर्णय किया है, या कह सकते हैं विनिवेश करने का निर्णय किया है, क्योंकि प्राइवेट हाथों में जाएगी तो उसकी कार्यकुशलता, प्रबंधन दोनों ही चीजें सुधर जाएंगी और जो कंपनी है जो इतने दिन घाटे में चल रही थी वो लाभांश देनी शुरू हो गई। और इसी के क्रम के अंदर संजय जो कुलश्रेष्ठ है उनको क्या बनाया गया है, यहाँ का अध्यक्ष बनाया गया, या उनको चेयरमैन बनाया गया। भारत सरकार ने निर्धारित बिक्री प्रस्ताव ओएफएस के माध्यम से हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हुडको में 7% की इक्विटी बेचने की घोषणा करी है। और न्यूनतम जो इसका मूल्य है वो कितना, 79 प्रति शेयर है। और कुल शेयरों की जो संख्या है वो कितनी, 1,40,000 मिलियन है। बात करें हुडको की स्थापना के बारे में तो 25 अप्रैल 1970 की इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है, न्यू दिल्ली में है। तो आज इस क्लास के अंदर आपने करंट अफेयर से जुड़े हुए, समसामयिक विषय से जुड़े हुए सारे प्रश्नों को जाना जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। बने रहिए प्रकाश एजुकेशन आपके साथ में। जय हिंद, जय भारत।